Hello everyone, welcome back to magnetbrainsbhopal. My name is CS Payal Mam and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं highly expected MCQs. I know MCQs सिर्फ एक नंबर का ही आता है, मतलब एक एक नंबर के ही आते हैं, बट एक एक नंबर ही कभी कभी आपको टॉप करवा सकता है और कभी कभी आपको पास भी करवा सकता है. सो एक नंबर को छोटा मत मानिएगा, इसकी काफ़ी वैल्यू होती है. मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ compete कर रहे हैं, उसके 78 आए, आपके 79 आए, तो आप एक नंबर की वजह से जीत गए उससे. सो ऐसे ही आप जीत सकते हैं अगर MCQs आपको आते होंगे तो. और इस चैप्टर के MCQs तो बहुत सिंपल हैं, ऐसे मानिए आप. आइए डिस्कस करते हैं. इट सेज which of the following is not an element of delegation? इनमें से कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है? इफ यू रिमेंबर, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो थी डेलीगेशन इज इक्वल टू अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी. और इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने देखा भी था. तो डेलीगेशन किस किस चीज़ की वजह से पूरा होता है? डेलीगेशन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तीनों को मिला के पूरा होता है. तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं. यहाँ दिया हुआ है अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, ये पार्ट होता है. फिर दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये भी पार्ट होता है. और फिर दिया हुआ है अथॉरिटी, ये भी पार्ट होता है. तो मतलब बचा कौन सा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा वाला पार्ट नहीं है. ये नहीं पूछा कौन से वाला पार्ट है, ये पूछा है कौन सा पार्ट नहीं है. और हमने तो इक्वेशन से एकदम से याद कर लिया कि भैया ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं उसका हिस्सा. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं. अच्छा हाँ, जब मैं MCQ करा रही होती हूँ, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, उतने में आप आंसर अपने मन में सोच लिया कीजिए, ताकि आपका साथ में क्या हो जाए, इवैल्यूएशन हो जाए, साथ में आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए. इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मैं आंसर दूँ उसके बाद आप सोचें उस क्वेश्चन के बारे में, ऐसा मत कीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन है, अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइजेस स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शन एट द वर्क इज कॉल्ड. ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग इंटरैक्ट करते हैं, जब लोग बातें करते हैं आपस में, तो वो कौन से रिलेशनशिप को फॉर्म करता है? जो कि स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है. तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ऑप्शन में देखें हम, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खुद डेवलप हो जाती है कि हम सारे दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं तू बॉस बन जा, तू उसका एम्प्लॉय बन जा, मैं उसका सबऑर्डिनेट बन जाता हूँ, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा? कैसे ऐसे हम डिस्कस करते हैं? इंटरेक्शन से तो नहीं डिस्कस करते ना. बॉस तो कंपनी में ऑलरेडी बैठा होता है, उसके नीचे लोग बैठे होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. फिर है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या खुद से आता है? कभी भी नहीं. हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन कौन इंट्रोड्यूस करता है? टॉप लेवल वाले, मैनेजमेंट वाले करते हैं कि भैया सारी पावर्स बांट दो डिफरेंट डिफरेंट लोगों में. इट्स अ पॉलिसी. पॉलिसी कैसे स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो सकती है? तो यहाँ पे भी आंसर गलत. फिर लिखा हुआ है डेलीगेशन. डेलीगेशन का मतलब होता है अपने काम को सामने वाले इंसान को देना. यहाँ पे इंटरेक्शन कैसे काम आए? नहीं आए. तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत. लास्ट बचा क्या? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यही तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो खुद से फॉर्म हो जाती है, जस्ट बिकॉज लोग आपस में बात करते हैं एक दूसरे से. सो ये आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन? इनमें से कौन सा वो ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा वो चीज़ है जो स्केलर चेन को नहीं फॉलो करता? वो सबऑर्डिनेट सीनियर वाले रिलेशनशिप को नहीं फॉलो करता है. सोचिए, फंक्शनल. क्या फंक्शनल में बॉस और सबऑर्डिनेट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं. तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो मतलब ही यही होता है बॉस और जूनियर हो.
तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर है डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या डिविजनल स्ट्रक्चर में हम मैनेजर की बात नहीं सुनते? क्या वहाँ पे अथॉरिटी एक लाइन से नहीं आती हमारे पास? बिल्कुल आती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और लास्ट दिया हुआ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उनमें ऐसा कोई सिस्टम होता है कि पहले नंबर पे हमेशा तू बोलेगा, सेकंड नंबर पे तू बोलेगा, थर्ड नंबर पे तू बोलेगा, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये? कभी देखा है ऐसे फ्रेंड्स में होते हुए? कभी आपके स्कूल मेट्स के साथ आपका ऐसा हुआ है कि हमेशा तुम पहले अपनी बात रखोगे, फिर तुम अपनी बात रखोगे, मानी इसकी जाएगी, ऐसे होगा? नहीं होता ना। सबको अपना ओपिनियन देने का वो मिलता है, हक मिलता है, मौका मिलता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ऐसा होता है कि अपना मौका, अपना बोलने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे स्केलर चेन फॉलो करें, ऐसा नहीं होता है। स्केलर चेन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। सो रिवाइज कराऊं तो तीनों में ही आंसर क्या है? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल और इनफॉर्मल ही है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में ये बोलता है अ टॉल स्ट्रक्चर हैज। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे याद दिलाऊं कि जब मैं एक वीडियो पढ़ा रही थी, वीडियो बता रही, मैं आपको कुछ चीज़ बता रही थी, तब मैंने एग्जैक्टली सेम एक सेंटेंस बोला था जो इसी से शुरू हो रहा था। बस आपको वही याद करना है यहाँ पे। अ टॉल स्ट्रक्चर हैज़, एक बहुत ज़्यादा टॉल स्ट्रक्चर में क्या होता है? लेस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। भैया अगर टॉल होगा तो लेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होंगे? ज़्यादा ही होंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है? नहीं, क्योंकि वाइड स्पैन होता तो वो टॉल नहीं होता। नो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अ टॉल स्ट्रक्चर हैज़ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब आप पूछेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो बेटा वो हम आगे के एमसीक्यू में, क्योंकि वो क्वेश्चन आने वाला है, तो तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देन सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सो इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिटेन्ड रहती है कुछ हाथ में। सेकेंड है क्रिएटिंग डिविजन्स एज प्रॉफिट सेंटर्स। ये तो अलग ही हो गया कुछ, ये तो नहीं पढ़ा हमने। डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिस्पर्स करना। ओ, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी लग रहा है, क्योंकि ये तो हम डिसेंट्रलाइजेशन में करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में ही तो हम सारी पावर्स को बांट देते हैं लोगों के बीच में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओपनिंग न्यू सेंटर्स ऑफ ब्रांचेस, न्यू सेंटर्स खोलने का सेंट्रलाइजेशन से क्या लेना देना है? बताओ, कुछ लिंक है क्या? बिना मतलब के दे देते हैं पॉइंट्स, मतलब ये भी पॉइंट नहीं है। तो आंसर क्या बचा? पावर्स को इकलौते हाथों में होल्ड करके रखना इज व्हाट? सेंट्रलाइजेशन। तो रिटेंशन यहाँ पे आपको रखनी पड़ती है। देन for delegation to be effective, it is essential that response to be accompanied with necessary। ये बोलते हैं कि जब भी आप डेलीगेशन करते हैं, जब भी कोई इंसान डेलीगेट कर रहा है और वो चाहता है वो डेलीगेशन इफेक्टिव हो, मतलब वो डेलीगेशन क्या हो? इफेक्टिव हो, ऐसे सिनेरियो में रिस्पॉन्स को, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसके साथ अकम्पनीड होना पड़ेगा? रिस्पॉन्स को किसके साथ अकम्पनीड होना पड़ेगा? यहाँ पे ना ऑप्शन सोचने से पहले ही तुम ये सोच लेना कि डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या हैं। अभी हमने पढ़े अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आरा, दारा, दारा ऐसे याद कर सकते हो। दारा, दारा सिंह याद है ना? तो दारा का डी इज डेलीगेशन, ए स्टैंड्स फॉर authority, R stands for responsibility, A stands for accountability। तो दारा में क्या आता है? डेलीगेशन आता है, A आता है, R आता है, A आता है। यहाँ पे आप सोचो चारों ऑप्शन में से कौन सा फेमिलियर दिया हुआ है? ओनली दिस इन दिस। तो आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी शेयर करते हो उसके साथ अगर अथॉरिटी नहीं दोगे तो इंसान काम कैसे करेगा?
हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं डेलीगेशन में कि भैया जब तक हम सामने वाले इंसान को उतनी पावर ही नहीं देंगे तो हम उसको उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं। उसके पास पावर नहीं होगी, वो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब नहीं बनता। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे दे रहे हैं उसके साथ साथ उतनी ही अथॉरिटी आपको उसे देनी पड़ेगी। और ये हो गए 3 और क्वेश्चंस। फर्स्ट का आंसर इज व्हाट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जितना टॉल स्ट्रक्चर होगा उतना नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को रिटेन करके रखना फ्यू हैंड्स में या फिर ओनली हैंड में। डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसके साथ देना पड़ेगा, अथॉरिटी के साथ देना पड़ेगा। तो ए तीनों का ही आंसर ए है। पिछले वाली स्लाइड में तीनों का ही आंसर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर था और यहाँ पे तीनों का ही आंसर क्या है, ए। अब बचे हमारे कुछ और क्वेश्चन जो कि हम देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए। इट सेज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू र्यूमर्स। अच्छा, अब र्यूमर क्या होता है, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, जो आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू न्यूज़ एजेंसीज, जो किसी भी चीज़ को अफवाह बना के उड़ा देती है टीआरपी कमाने के लिए। सो यहाँ ये बोलते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें अफवाह फैलती है। जब मैं आपको ये बता रही थी, मतलब चैप्टर में बता रही थी स्ट्रक्चर के बारे में, तब मैंने आपको बहुत बार ये बताया था कि भैया जो भी गलत न्यूज़ होती हैं वो सारी इसी ज़रिए से फैलती हैं। बल्कि मैंने आपको ये भी बताया था 80% ऑफ द टोटल न्यूज़ जो इस ज़रिए के साथ जाती है वो क्या होती है, अफवाह होती है। मतलब 100 न्यूज़ अगर आ रही हैं आपके कानों में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, तो उसमें से 80 जो होंगी वो क्या होंगी, अफवाह होंगी। तो वो कौन सा था, वो था इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। क्योंकि सोच के देखो, फॉर्मल तरीके से जो आ रही है, बॉस अपने असिस्टेंट को बता रहा है, वो अपने असिस्टेंट को, वो अपने असिस्टेंट को, वो अब अफवाह तो नहीं देगा ना, वो तो सही बात बोलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डायरेक्टली हम मार्क कर देंगे, दैट इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। बाकी तरफ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन इतना सिंपल था। उसके बाद बोलते हैं grouping of activities on the basis of product line is a part of। आपको बताना है कि प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे जो ग्रुपिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं। अब मैंने आपको, जब मैं केस स्टडी बता रही थी अभी पहले कुछ वीडियोस में, तो उसमें मैंने आपको फोकस कर करके बताया था कि प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या। प्रोडक्ट लाइन मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वो होती है हमारी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि वो प्रोडक्ट बेसिस पे ही बनता है, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट, और उसके बाद उसके अंदर फंक्शंस आते हैं लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल और ये सब। तो आंसर बहुत ही सिंपल था, बाकी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ। वाओ, जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे दे दिया कि डिवीजन, हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, प्रोडक्ट के बेसिस में ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, तो हम फंक्शन के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज व्हाट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, बात खत्म। सो आंसर यहाँ पे बहुत ही सिंपल थे, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जंप करते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू पे, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किससे बोला जाता है, तो इट सेज span of management refers to number of managers, length of the term for which a manager is appointed, number of subordinates under a superior and number of members in the top management। अगर आपको याद हो तो मैंने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपको बताया था अभी थोड़े टाइम पहले, एक इंडिविजुअल वीडियो बना के मैंने आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। सो यहाँ
वही पूछ रहे हैं आपसे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। तो उसका ये मतलब होता है कि एक मैनेजर कितने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कितने लोगों को अपने अंडर रख सकता है, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय दैट सुपीरियर इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो आंसर विल बी सी। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर मैनेजर अपने अंडर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसके साथ हमारे एमसीक्यू ख़त्म होते हैं इस चैप्टर के, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ ही एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, बट आपको अपने पेपर के लिए इससे ज़्यादा एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, एंड आई होप आप वो करेंगे भी सही। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा हमारा एक ऑलमोस्ट नया चैप्टर, दैट इज स्टाफिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है पूरे चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से। एंड अगर आपको कोई भी डाउट जाता है 4th से 12th तक किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो वो आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन की वीडियो से और अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।